जय श्री कृष्ण प्यारे विद्यार्थियों, इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में हमने पिछली क्लास में द मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी और इसके साथ ही यूनिवर्सल गेट्स हमने पढ़े थे, जिसमें नैंड गेट और नोर गेट एज ए यूनिवर्सल गेट हमने पढ़े थे। और किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए नैंड गेट और नोर गेट किस तरीके से यूज़ होते हैं वो हमने देखा था। उसमें हमने द मॉर्गन थ्योरम के स्टेटमेंट्स को अप्लाई किया था और किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को नैंड गेट और नोर गेट से सोल्व किया था। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। तो बेसिकली यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। पॉजिटिव लॉजिक का मीनिंग क्या है कि अगर अपने पास हाई वोल्टेज है तो उसको पॉजिटिव लॉजिक में हाई वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक 1 से और लो वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिक 0 से। तो यही काम हम अभी तक कर रहे थे। अगर हाई है तो उसको हम 1 लिख रहे थे और लो को 0 लिख रहे थे। नेगेटिव लॉजिक में हाई वोल्टेज को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे और लो वोल्टेज को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो केवल कंसेप्ट इतना ही है, इसी का यूज करना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट के लिए, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, तो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट के लिए हमारे पास अगर 2 इनपुट है, 2 इनपुट एंड गेट अगर हम लें, ए और बी 2 इनपुट है और इसका आउटपुट तुम्हारे पास हमें लिखना है, तो हमारे पास ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट में लो मीन्स 0 और हाई मीन्स 1। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है वो हमने देखा था कि एंड गेट का आउटपुट 1 तभी आता है जब इसके सारे इनपुट 1 है, और ये कंडीशन है वो पॉजिटिव लॉजिक के लिए ट्रू है। ओके, इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव लॉजिक और गेट की टेबल बनाएं तो इस डायरेक्शन में मैं बना देता हूं। पॉजिटिव लॉजिक और गेट। तो पॉजिटिव लॉजिक और गेट में हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी और ये आउटपुट है वाई नॉट। तो ए और बी इनपुट की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1। पॉजिटिव लॉजिक अगर हम ले रहे हैं तो 0 मीन्स लो और 1 मीन्स हाई। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 0 का आउटपुट 0, 0 1 का और 1, 1 0 का और 1 और 1 1 का आउटपुट भी 1। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव लॉजिक एंड गेट और नेगेटिव लॉजिक और गेट की टेबल बनाएं, ट्रूथ टेबल बनाएं, तो कैसे मिलेगी। तो नेगेटिव लॉजिक
और गेट। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, टू इनपुट के लिए हम बना रहे हैं, आउटपुट अपने पास y0 है, तो इसी टेबल में जहां जहां 0 है उसको रिप्लेस करना है 1 से, क्योंकि लो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई, और हाई का मतलब लो का मतलब यहाँ पे 0 और हाई का मतलब 1 है। तो इसका अपोजिट नेगेटिव लॉजिक में हम क्या कहते हैं, लो का मतलब 1 और हाई का मतलब 0। तो जहां जहां पे 0 है उसको 1 से रिप्लेस करना है, और जहां जहां पे 1 है उसको 0 से रिप्लेस करना है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 की जगह कितना, 1 1 1। ये 0 किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से, 1 रिप्लेस हो जाएगा 0 से, ये 1 भी रिप्लेस हो जाएगा 0 से। सिमिलरली 0 1 0 और 0 0 0। बेसिकली ये तुम्हारे पास ट्रू टेबल होगी नेगेटिव लॉजिक और गेट के लिए। इसी तरीके से नेगेटिव लॉजिक एंड गेट अगर हम बनाएं, तो नेगेटिव लॉजिक एंड गेट में वापस अपने पास 2 इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे वही 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, इस 0 को भी 1 से, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 को 0 से, यहाँ पे 1, और 0 1 1 और 1 1 1 की जगह 0 0 0। तो ये तुम्हारे पास आउटपुट बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इस ट्रूथ टेबल में जब दोनों इनपुट 0 है और आउटपुट 0, इसके साथ ही 0 1 पे कंडीशन क्या है, 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1, और सेम टेबल यहाँ पे बन रही है। देखो ए और बी दोनों 0 है तो वाई आउटपुट 0, ए और बी दोनों 0 है तो वाई आउटपुट 0। फिर 0 1 पे 1, 0 1 पे यहाँ पे भी 1, 1 0 पे 1 तो 1 0 पे यहाँ पे भी 1, 1 1 पे 1 तो 1 1 पे यहाँ पे भी 1। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक और गेट इज इक्वलेंट टू नेगेटिव लॉजिक एंड गेट। तो पहला कंक्लूजन अपने पास यहाँ पे आता है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट is equivalent to negative logic and gate। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये वाला निकलता है, यहां पे तुम देख सकते हो पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट में और नेगेटिव लॉजिक और गेट में भी रिलेशन है, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 1 पे 0 तो 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 तो 1 1 पे 1। तो यहाँ पे दूसरा रिजल्ट क्या है, नेगेटिव लॉजिक और गेट इज इक्वलेंट टू पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट, और ऐसा भी लिख सकते हैं पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वलेंट टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके, यहां पे तुम्हारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट इज इक्वलेंट टू नेगेटिव लॉजिक और गेट। ओके, तो ये कंसेप्ट था पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक का। सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि पॉजिटिव लॉजिक एंड गेट किसके इक्विवेलेंट है, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट किसके इक्विवेलेंट है। तो ट्रू टेबल को हम देख के बता सकते हैं, बस केवल कंसेप्ट ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लॉजिक में हम हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लो को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव लॉजिक में हाई को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लें मीन टर्म
एंड मेक्स टर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, मीन टर्म एंड मेक्स टर्म। तो हम 3 वेरिएबल के लिए डिस्कस करें, मीन टर्म और मेक्स टर्म लिखना। ऐसे ही 4 वेरिएबल के लिए या 2 वेरिएबल के लिए तुम लोग खुद से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, ए, बी और सी, और इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं 3 वेरिएबल में, तीनों 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 की बाइनरी कितनी होती है, 0 0 0। 3 डिजिट में अगर हम लिखें तो 0 0 0। इसमें अगर 1 ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन करेंगे, तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1, यहाँ पे 0 0। फिर इस नंबर में अगर हम बाइनरी ऐड करें 1, तो 1 + 1 क्या आता है, 1 + 1 का बाइनरी एडिशन होता है 0, सम 0 और कैरी 1। ओके, तो ये कैरी यहाँ पे जाएगा, कैरी में फिर ये कैरी यहाँ पे आने के बाद 0 में ऐड होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 0। ओके, फिर तुम्हारे पास ये नंबर है 0 1 0, इसमें फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 1 0। तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 का बाइनरी एडिशन कितना 0 और 1 यहाँ पे आएगा, और 1 1 का वापस बाइनरी एडिशन 0 यहाँ और 1 यहाँ पे, 1 0 का फिर एडिशन 1, तो 1 0 0 नेक्स्ट टर्म आएगी। इसमें फिर से 1 ऐड करेंगे तो 1 0 1, तो 1 ऐड करते जाएंगे जब तक सारे 1 नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, फिर 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। इसी तरीके से अगर तुम्हें 4 वेरिएबल्स को लिखना है तो 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, और लास्ट टर्म तुम्हारे लास्ट वाले वेरिएबल की जगह आ जाएगा 0 1 0 1। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। या फिर सबसे सिंपल तरीका तुम्हारे पास मैंने बताया, पहले 0 की बाइनरी लिख दो 4 वेरिएबल की टर्म में, और उसके बाद उसमें 1 ऐड करते चले चलो, जब तक करते चले चलो जब तक सारे के सारे नीचे वाली टर्म 1 नहीं आ जाए। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका है। अगर 2 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन होंगे 2 टू दी पावर 2, 3 वेरिएबल है तो 2 टू दी पावर 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम लिखेंगे। यहां पे अगर हम लिखें मीन टर्म, और यहां पे लिखें मेक्स टर्म, तो बेसिकली जो मीन टर्म है, मीन टर्म में हम क्या करेंगे, डॉट लेंगे और रिजल्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, देखो A B और C ये तुम्हारे पास है, इनका डॉट लेना है, और रिजल्ट 1 लाने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A बार, क्योंकि अगर A 0 है, A की वैल्यू 0 है, तो A बार कितना होगा 1 डॉट, B 0 है तो B बार कितना होगा 1, C 0 है तो C बार कितना होगा 1। तो ये तुम्हारे पास मीन टर्म है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m नोट से, स्मॉल m नोट। ओके, इसके बाद इस वाली टर्म को लिखना है मीन टर्म की फॉर्म में, तो ये आएगा A बार B बार और C की वैल्यू 1 है तो C, ताकि इसका रिजल्ट कितना है 1 1 बनाना होगा। तो A का बार कितना 1 डॉट, B का बार 1 डॉट, C 1 है ही तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, m1 से, स्मॉल m1।
इसके बाद ये वाला नंबर है, ये वाली टर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी डॉट सी बार, रिप्रेजेंट करेंगे M2 से। इसके बाद ये वाला है, तो ए बार डॉट बी डॉट सी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M3 से। फिर ए डॉट बी बार डॉट सी बार M4, ए डॉट बी बार डॉट सी M5, ए डॉट बी डॉट सी बार M6 और ए डॉट बी डॉट सी, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, M7। तो ये तरीका है मीन टर्म लिखने का। ओके, इसके बाद मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास रिजल्ट आना चाहिए कितना, 0, और इनके बीच में लगता है और ऑपरेशन, यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगता है, और मैक्स टर्म में क्या लगेगा, और ऑपरेशन लगेगा, यानी प्लस लगेगा। तो रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए, 0 बनाना होगा। तो ए यहाँ पे क्या आएगा, पहला ए और बीच में क्या लगेगा, प्लस, तो 0 प्लस, फिर बी 0 प्लस सी की वैल्यू भी 0 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ताकि 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या रिजल्ट दे, 0, रिजल्ट 0 आना चाहिए। मीन टर्म में क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल M0, यहाँ पे स्मॉल m0, और नेक्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M0 से। नेक्स्ट टर्म तुम्हारे पास है, ये 0 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस, दूसरा 0 है तो क्या लिखेंगे, b प्लस, तीसरा 1 है तो इसको लिखेंगे c बार। c बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 अगेन 0, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल M1 से। इसी तरीके से इसको लिखेंगे a प्लस b बार प्लस c M2, फिर a प्लस b बार प्लस c बार, ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास M3, a बार प्लस b प्लस c, ये होगा M4। इसके बाद a बार प्लस b प्लस c बार, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम M5 से। फिर a बार प्लस b बार प्लस c, ये तुम्हारे पास होगा M6, और फिर a बार प्लस b बार प्लस c बार, ये तुम्हारे पास हो जाएगा M7। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास मीन टर्म और मैक्स टर्म है। लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है। इसका यूज हम कर सकते हैं, मीन टर्म्स और मैक्स टर्म का यूज एसओपी और पीओएस फॉर्म लिखने के लिए। तो एसओपी और पीओएस फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, ये टर्म्स हमें लिखनी है। तो देखो कैसे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम एसओपी फॉर्म की। सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको कैसे लिखते हैं? तो लिखने का तरीका है कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू समीशन ओवर M0 M2 M5 M7, तो ये तरीका है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली जो टर्म है ये प्रोडक्ट टर्म है, और ये वाली टर्म कैसी है, सम टर्म है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये प्रोडक्ट टर्म लिखो और इनके ऊपर समीशन लगा दो। तो ये लिखने का तरीका क्या होगा? इस एसओपी फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? तो ये एफ ऑफ ए बी सी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास किसके बराबर आ जाएगी? M0 पहले लिखना है। ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो M0 की वैल्यू कितनी? a बार डॉट बी बार डॉट
सी बार, तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, फिर समीशन लगा हुआ है तो प्लस, फिर इसके बाद m2 की वैल्यू ए बार डॉट बी डॉट सी बार प्लस समीशन, फिर m5 की वैल्यू ए प्लस बी बार प्लस सी और प्लस m7 की वैल्यू ए डॉट बी डॉट सी। तो इस तरीके से हम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म लिख सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म का सम, इसलिए इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ऐसा ही एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, हम एक आधा क्वेश्चन करके देखेंगे जो CSIR नेट में आया हुआ है, तो उसको लिखने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम SOP फॉर्म लिख सकते हैं, किस तरीके से POS फॉर्म लिखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, POS फॉर्म। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है 3 वेरिएबल का f ऑफ ए बी सी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को पाई ऑफ कैपिटल M0 M1 M3 M6 सपोज, ये तुम्हारे पास टर्म है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, पाई का मतलब है डॉट, सम का मतलब है प्लस, यहाँ पे समीशन का मतलब प्लस और पाई का मतलब डॉट। तो पहले M0 टर्म लिखेंगे, मैक्स टर्म, तो M0 की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद लगेगा डॉट। ओके, क्योंकि पाई का मतलब डॉट। फिर M1 की वैल्यू लिखेंगे, तो M1 कितना है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी बार, फिर प्लस डॉट, अगेन क्या आएगा डॉट। इसके बाद तुम्हारे पास M3 है, तो M3 की वैल्यू a प्लस बी बार प्लस सी बार, फिर डॉट, और M6 की वैल्यू तुम्हारे पास है a बार प्लस बी बार प्लस सी। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट है किनका, सम टर्म का प्रोडक्ट, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, POS फॉर्म। तो POS फॉर्म और SOP फॉर्म तुम्हें लिखनी आनी चाहिए, ये तरीका है मैंने तुम्हें बताया है। ऐसे ही तुम 4 वेरिएबल्स के लिए भी लिख सकते हो, 2 वेरिएबल्स के लिए भी लिख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना। ओके, इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड कंप्लीमेंट। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट एंड सेकंड कंप्लीमेंट। DU के एंट्रेंस एग्जाम में और JNU के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार जेस्ट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, सेकंड कॉम्प्लीमेंट किसी नंबर का कैसे लिखेंगे। कोई एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, अगर डेसिमल नंबर भी दिया हुआ है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी कन्वर्जन मैंने तुम्हें बताया है, और फिर बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज अपने पास कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डेसिमल नंबर सपोज मेरे पास है 93, ये डेसिमल नंबर है और इसका तुम्हें सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले इस 93 को कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो बाइनरी कन्वर्जन मैंने तुम्हें बताया, 93 को यहाँ पे लिखते हैं और इसके बेस से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो बेस यहाँ पे 2 है, तो किस तरीके से कितने टाइम्स ये जाएगा, 2 4 8,
रिमाइंडर 1, 1 3 13, 2 6 जा 12 और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा 1। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 23, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 11, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0, रिमाइंडर 1 और फिर इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये नंबर तुम्हारे पास होगा 1 0 1 1 1 0 1 और ये तुम्हारे पास बाइनरी, इसका बाइनरी। ओके, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। रीचेक करने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि ये बाइनरी नंबर है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 to the power 0 is 1, 1 into 1 is 1 प्लस 0 प्लस 2 to the power 2 is 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 64 और इसको अगर ऐड करेंगे 93। यस, तो ये इसका मतलब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सही है। अब ये नंबर तुम्हारे पास बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेना है। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट लेने के लिए फर्स्ट कंप्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम रिवर्ट कर देंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे सभी नंबर्स का। 1 को 0 कर देंगे, 0 को 1 कर देंगे। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट लेने के लिए ये 1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 की जगह लिख देंगे 1, ये हो जाएगा 0। तो ये इस 93 का फर्स्ट कंप्लीमेंट अगर तुम्हें पूछा गया है तो फर्स्ट कंप्लीमेंट सीधा सीधा 93 की बाइनरी लिखो और बाइनरी लिखने के बाद जो भी नंबर्स हैं उनका कंप्लीमेंट लिख दो। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट कंप्लीमेंट है। अब सेकंड कंप्लीमेंट अगर तुम्हें लिखना है तो सेकंड कंप्लीमेंट किसी भी नंबर का लिखना है, अगर डेसिमल नंबर का सेकंड कंप्लीमेंट लिखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेंगे और उस फर्स्ट कंप्लीमेंट में अगर हम ऐड कर दें 1, कितना ऐड कर दें 1, तो तुम्हें क्या मिलेगा, उस नंबर का सेकंड कंप्लीमेंट मिलेगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 1 0 0 0 1 0, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, सेकंड कंप्लीमेंट आएगा। तो किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का सेकंड कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेंगे और फर्स्ट कंप्लीमेंट में अगर 1 ऐड कर देंगे तो उस नंबर का हमें सेकंड कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना इसको, छोटा सा कंसेप्ट है सेकंड कंप्लीमेंट निकालने का, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बड़े एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, केवल फर्स्ट कंप्लीमेंट में 1 ऐड करना है, बाइनरी एडिशन 1 का, दैट्स इट। ओके, तो ये अपने पास सेकंड कंप्लीमेंट और फर्स्ट कंप्लीमेंट के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें तो बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना और ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो बेसिकली जो ग्रे कोड है वो भी बाइनरी की तरह, इसमें भी 0 और 1 दो ही डिजिट यूज किए जाते हैं। ओके, लेकिन ये जो 2 ग्रे कोड नंबर्स है, कंजुगेटिव ग्रे कोड्स, उसमें केवल
एक डिजिट का डिफरेंस होगा, बाकी डिजिट्स सेम होते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूं कि अगर हम 1 2 3 4 इनकी बाइनरी लिखें, 0 की बाइनरी कितनी 0, 1 की बाइनरी कितनी 0 1, 2 की बाइनरी कितनी 1 0 और 3 की बाइनरी कितनी 1 1। तो बाइनरी में हम देखते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ आए 0 से 1 आए तो ये 0 एज इट इज रहता है, ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिजिट चेंज होता है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ आए तो क्या होगा, ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया और ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम ग्रे कोड सिग्नल्स में देखें तो ग्रे कोड सिग्नल्स में क्या होता है कि कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर्स अगर तुम्हारे पास हैं तो उन दो कंजुगेटिव नंबर्स में केवल एक डिजिट का डिफरेंस होगा, बाकी डिजिट्स सारे के सारे सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 0 और 1, 0 और 1, 0 की बाइनरी यही होती है और ग्रे कोड भी 0 का यही होता है, और 1 की बाइनरी भी यही होती है और 1 का ग्रे कोड भी यही होता है। लेकिन यहाँ पे और 2 की अगर हम ग्रे कोड देखें तो 2 का ग्रे कोड आता है 1 1, यस 1 1, और 3 का ग्रे कोड आता है 1 0। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 0 और 1 कंजुगेटिव नंबर्स है, इनमें पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट चेंज हुआ, एक ही डिजिट चेंज होगा केवल। 1 और 2 दो कंजुगेटिव नंबर्स है, इसमें दूसरा डिजिट सेम है, पहला डिजिट चेंज हुआ। 2 और 3 दो कंजुगेटिव नंबर्स है, पहला डिजिट सेम है, दूसरा डिजिट चेंज हुआ। यानी दो कंजुगेटिव नंबर्स में केवल एक डिजिट ही चेंज होता है। तो ऐसे सिग्नल सिस्टम को हम कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं ग्रे कोड सिग्नल। कैसे होंगे ये ग्रे कोड है। ये 0 का ग्रे कोड, 1 का ग्रे कोड, 2 का ग्रे कोड और 3 का ग्रे कोड। जबकि बाइनरी तुम्हारे पास 0 की बाइनरी 0 0, 1 की बाइनरी 0 1, 1 0, 2 की बाइनरी और 3 की बाइनरी 1 1। ये बाइनरी है और ये ग्रे कोड्स हैं। ओके, अब अगर तुम्हें कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सपोज एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उसी से समझना है। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है 1 0 1 1, ये एक बाइनरी नंबर है। किस नंबर की बाइनरी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसका डेसिमल। तो डेसिमल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 to the power 0 1 प्लस 2 to the power 1 2 प्लस 2 to the power 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, 2 to the power 3 is 8, तो ये 9। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, और ये बाइनरी नंबर है। तो इस बाइनरी नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं सपोज B0 B1 B2 और B3। तो इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा तरीका है, पहले B0 को एज इट इज लिखो, तो B0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसके बाद इस 1 का इसके साथ एक्सोर करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 एक्सोर 0। तो मैंने तुम्हें बताया एक्सोर गेट की क्या यूनिकनेस है, जब दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट एक्सोर गेट का 1 और दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट कितना 0। तो 1 एक्सोर 0, दोनों इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद इस 0 का 1 के साथ एक्सोर करें, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, ये दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1, और फिर इस 1 का इस 1 के साथ एक्सोर कर दें तो आउटपुट कितना आएगा 0। तो ये तुम्हारे पास G0 G1 G2 और G3 ग्रे कोड्स में कन्वर्ट हो गया। ये 9 का बाइनरी कितना है 1 0 1 1 और 9 का ग्रे कोड सिग्नल कितना हो गया 1 1 1 0। ओके, और अब हम ग्रे कोड अगर हमें दिया हुआ है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्जन। ग्रे कोड टू
बाइनरी कन्वर्जन। तो ग्रे कोड को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या है? हम इसी नंबर को ले लेते हैं, ये ग्रे कोड है 1110, ये G0, G1, G2 और G3। तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए क्या तरीका है उसको देखें। सबसे पहले ये G0 है उसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये 1 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर इस 1 का इसके साथ एक्सोर करें, 1 एक्सोर 1 कितना? 0, इसको यहाँ लिखेंगे 0 को। फिर इस 0 का इस 1 के साथ एक्सोर करें, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा? 0 एक्सोर 1 इज 1। फिर इस 1 का इस 0 के साथ एक्सोर करें, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आएगा? 1। तो 1011 देख सकते हो, बाइनरी से ग्रे कोड और ग्रे कोड से बाइनरी, सेम नंबर तुम्हें वापस मिल गया है बाइनरी। ओके, तो अगर तुम्हें 7 की बाइनरी लिखो, 8 की बाइनरी लिखो, दोबारा से हम चेक करते हैं कि दोनों कंजुगेटिव नंबर है 7 और 8, या फिर हमने 9 और 10 ले लेते हैं, 9 और 10। इसकी बाइनरी लिखते हैं पहले और फिर ग्रे कोड लिखते हैं और चेक करते हैं कि ग्रे कोड, ये दोनों कंजुगेटिव नंबर है तो इनके ग्रे कोड्स में केवल 1 डिजिट का डिफरेंस आता है या नहीं। तो 9 की बाइनरी, 9 की बाइनरी हमने यहाँ पे देखिए कितनी है? 1011। और 9 को ग्रे कोड सिग्नल कितना है वो हमने यहाँ पे देखा, 9 की बाइनरी ये थी, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट किया तो ग्रे कोड इसका कितना है? 1110। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या है? 9 का ग्रे कोड और ये 9 की बाइनरी। अब 10 की बाइनरी कितनी होगी? तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो 1 ऐड कर दें तो 1 1 8 सम 0 कैरी 1 1 1 सम 0 कैरी 1 1 और 1, ये तुम्हारे पास होगा 10 बाइनरी। तो तुम्हारे पास 10 की बाइनरी है 1100 और इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था, पहला नंबर एज इट इज, इसके बाद इसका एक्सोर करना है, इसके साथ क्या देगा? 1 एक्सोर 1 0, फिर इस 1 का इसके 0 के साथ एक्सोर करेंगे, क्या देगा? 1, फिर इस 0 का इस 0 के साथ एक्सोर करेंगे, क्या देगा? 0। तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा? 1010। तो ये तुम्हारे पास ग्रे कोड है 10 का, ये 10 की बाइनरी, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो ग्रे कोड 10 का। अब हम देखें 9 और 10 दो कंजुगेटिव नंबर्स हैं और इन दो कंजुगेटिव नंबर्स में पहला वाला डिजिट दोनों का सेम है, दूसरे वाला डिजिट चेंज है, तीसरा और चौथा डिजिट सबका सेम है, तो केवल एक डिजिट चेंज होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? केवल एक डिजिट चेंज होता है। तो इस तरीके से बाइनरी को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करना सीख गए और ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं के मैप, कार्नो मैप। तो किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के काम में ये मेथड काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं के मैप और कार्नो मैप। इसका यूज करके कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो उसको मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट से हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग के मैप। यानी कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम में आता है। यह काम बूलियन अलजेब्रा से भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ बूलियन एक्सप्रेशन इतने बड़े होते हैं कि बूलियन अलजेब्रा को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उन केसेस में
K-मैप बहुत ही यूजफुल टूल होगा जिसकी हेल्प से हम बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, सेम रिजल्ट देगा जैसा कि जो रिजल्ट लॉन्ग एक्सप्रेशन दे रहा था। तो मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करके हम उस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं यूजिंग K-मैप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें हम सम ऑफ K-मैप दोनों फॉर्म में होता है, SOP फॉर्म में भी K-मैप का यूज करते हैं और POS फॉर्म में भी K-मैप का यूज किया जाता है। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस में SOP फॉर्म का यूज करके K-मैप को सोल्व करना सीखेंगे, किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ये सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें पता ही है, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि K-मैप का यूज क्यों किया जाता है, किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करके उस बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करें, तो हम K-मैप का यूज करते हैं। और K-मैप बेसिकली हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, वो 3 टाइप के पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल K-मैप, 3 वेरिएबल K-मैप और 4 वेरिएबल K-मैप। और हम SOP फॉर्म में ही इसको सोल्व करेंगे। एक आधा एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूंगा POS फॉर्म का भी, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत पता रहे कि POS फॉर्म से भी K-मैप को सोल्व किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है K-मैप के लिए, इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल K-मैप, मैं पहले स्ट्रक्चर लिखता हूं। टू वेरिएबल K-मैप का, उसके बाद 3 वेरिएबल K-मैप का और 4 वेरिएबल K-मैप का। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल K-मैप। तो 2 वेरिएबल K-मैप में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का। 2 वेरिएबल हमने मान लिए A और B, तो A यहां लिखा, B यहां पे लिखा। A की वैल्यू 0 और 1, B की वैल्यू 0 और 1। तो बेसिकली इसका मतलब 0 का मतलब A बार, 1 का मतलब A, इस 0 का मतलब B बार, इस 1 का मतलब B। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो आएगा वो मीन टर्म आएगी M0। यहाँ पे क्या आएगा 0 0, मैंने तुम्हें बताया था A B, तो इसके कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा मीन टर्म में, M0 के करस्पॉन्डिंग, A बार डॉट B बार, ये A बार डॉट B M1 के करस्पॉन्डिंग, A डॉट B बार M2 के करस्पॉन्डिंग, और 1 1 A डॉट B M3 के करस्पॉन्डिंग। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो M0 होगा, क्योंकि A बार और B बार यहाँ पे है, A बार डॉट B बार M0, A बार डॉट B M1 यहाँ आएगा, यहाँ पे जो M1 फिर M2 के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट और फिर M3 के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। तो ये स्ट्रक्चर है 2 वेरिएबल K-मैप का। इसके बाद 3 वेरिएबल K-मैप का यूज करते हैं। 3 वेरिएबल K-मैप का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो 3 वेरिएबल K-मैप में क्या होगा, थ्री वेरिएबल K-मैप में अपने पास 3 वेरिएबल होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तुम्हारे पास ऐसे है, A और यहाँ पे BC, 2 वेरिएबल तुम्हारे पास है। यहाँ पे 0 और 1, और यहाँ पे B और C की वैल्यू लिखनी है, तो दोनों की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे 1 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो K-मैप है ये ग्रे कोड सिग्नल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। तो ग्रे कोड सिग्नल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 की बाइनरी, 0 का ग्रे कोड, फिर 1 का ग्रे कोड, फिर 2 का ग्रे कोड, फिर 3 का ग्रे कोड। तो ग्रे कोड सिग्नल्स का यूज करके यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे भी 0 का ग्रे कोड 0, 1 वेरिएबल की फॉर्म में, 1 का ग्रे कोड 1। तो ग्रे कोड सिग्नल्स का यूज करके ये नंबर्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें ये ग्रे कोड सिग्नल बताया था कि क्या होता है,
तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था 0 और 1 दोनों का ग्रे कोड देखें तो केवल एक वेरिएबल चेंज होगा, पहला डिजिट चेंज नहीं होगा, दूसरा डिजिट चेंज हो रहा है। 1 और 2 में दूसरा डिजिट चेंज नहीं हो रहा, पहला चेंज हो रहा है। 2 और 3 में पहला चेंज नहीं हो रहा, दूसरा डिजिट चेंज हो रहा है। तो ग्रे कोड सिग्नल्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। अब इसका जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आए यहाँ पे आएंगे, तो 0 0 0 ये M0 के करस्पॉन्डिंग होगा मीन टर्म, 0 0 1 M1 के करस्पॉन्डिंग, 0 1 1 M3 के करस्पॉन्डिंग, जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें चेक कर सकते हो। 0 1 0 M2 के करस्पॉन्डिंग, 1 0 0 M4 के करस्पॉन्डिंग, 1 0 1 M5 के करस्पॉन्डिंग, 1 1 1 M7 के करस्पॉन्डिंग और 1 1 0 M6 के करस्पॉन्डिंग। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास 3 वेरिएबल के मैप का होगा। इसी तरीके से इसको इस 3 वेरिएबल के मैप को दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, तो यहां पे तुम्हारे पास होगा ए बी और ये होगा सी। ध्यान रहे ए बी और सी की वैल्यू 0 और 1, ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ग्रे कोड सिग्नल्स में लिखेंगे। तो 0 0 0 मीन्स M0, 0 0 1 मीन्स M1, 0 1 0 is M2, 0 1 1 is M3, 1 1 0 0 1 0 0 1 0, इसको लिखेंगे 1 0 0 इज M4, 1 0 1 इज M5, 1 1 0 इज M6 और 1 1 1 इज M7। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 वेरिएबल के मैप को। ऐसे ही 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास 4 वेरिएबल होंगे ए बी सी और डी। तो यहाँ पे 0 0 वापस ग्रे कोड सिग्नल्स लिखेंगे। 0 का ग्रे कोड 0 0, 1 का ग्रे कोड 0 1, 2 का ग्रे कोड 1 1 और 3 का ग्रे कोड 1 0। सिमिलरली इधर भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ओके, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, तो ये M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M8, M9, M11, M10, फिर M12, M13, M15 एंड M14। तो ये एलिमेंट देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 मीन्स M15। ओके, तो इस तरीके से इसमें एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे, कोई भी के मैप को सोल्व करेंगे कि जो फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है वो कितने वेरिएबल्स का है। तो अगर 2 वेरिएबल के मैप 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो हम 2 वेरिएबल के मैप का यूज़ करेंगे। 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 3 वेरिएबल के मैप यूज़ करेंगे। 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो 4 वेरिएबल के मैप हम यूज़ करेंगे। 5 वेरिएबल के मैप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इंजीनियरिंग गेट में 5 वेरिएबल के मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिजिक्स गेट में
4 वेरिएबल के मैप्स से तक ही क्वेश्चन आते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल तक, मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जब हम के मैप में एलिमेंट्स फिल कर देते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, अभी हमने जो एलिमेंट्स इसमें फिल किए हैं वो मिन टर्म के एलिमेंट्स फिल किए हैं। अगर मैक्स टर्म के एलिमेंट फिल करते तो वो जो के मैप सोल्व होता वो कौन सी फॉर्म के लिए होता, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए होता। उसके लिए एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हमें कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। किसके लिए? एसओपी फॉर्म से के मैप को सोल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 वेरिएबल के मैप। अगर इन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट्स की जगह या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। और फिर जब हम आगे के बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एडर, सबट्रैक्टर, पेरिटी चेकर, कंपेरेटर, इस तरीके के सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, इस टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम जब पढ़ेंगे तब हम के मैप का यूज करेंगे। और के मैप का आगे भी यूज होगा जब हम काउंटर्स पढ़ेंगे, पैरेलल काउंटर्स पढ़ेंगे, तब भी हम के मैप का यूज करेंगे। तो ये के मैप इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आए तो भी इस टॉपिक को हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पैरेलल काउंटर अगर तुम्हें सीखना है, रिपल काउंट, पैरेलल काउंटर मीन्स पैरेलल काउंटर अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें ये के मैप आना जरूरी है। इसीलिए हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो अगर किसी भी के मैप का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट के मैप में क्या है कि किसी भी के मैप का मतलब चाहे वो 2 वेरिएबल हो, चाहे वो 3 वेरिएबल हो, चाहे वो 4 वेरिएबल के मैप हो, अगर सारे एलिमेंट 1 हो, किसी भी के मैप के सारे एलिमेंट या तो 1 हो या डोंट केयर हो। डोंट केयर के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे या फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डोंट केयर को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट डोंट केयर या 1 हो, ठीक है, तो उस के मैप का जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। क्या होगा? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ के मैप आर 1, ठीक है, और 1 के साथ कुछ डोंट केयर्स भी हो सकते हैं, देन आउटपुट विल बी, आउटपुट ऑफ के मैप विल बी 1। ओके, सीधा सीधा 1 आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें पेयरिंग की, ग्रुपिंग की। तो यहां पे ग्रुप बनाना हमें आना चाहिए। किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे? तो जो एलिमेंट्स होंगे के मैप में, उन एलिमेंट्स में जहां जहां पे 1 होगा उन 1 का ग्रुप बनेगा। और ग्रुप बनाने के लिए पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, एग्जाम्पल करेंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ग्रुप कितने एलिमेंट्स का बन सकता है? तो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 to the power 0 मीन्स 1। ठीक है, एक एलिमेंट का ग्रुप बनेगा 2 to the power 1, 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा। तो 2 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम बोलेंगे पेयर। ओके, इसके बाद 2 to the power 2
मीन्स 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्वेड। इसके बाद 2 टू दी पावर 3 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलेंगे ऑक्टेट। और 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16, तो इसको हम बोलेंगे 16 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलेंगे हेक्सोन। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हमें 4 वेरिएबल के मैप्स तक जाना है और 4 वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे 16। तो इसके आगे का डिस्कशन हमें नहीं करना। तो मैक्सिमम हमारे पास 16 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिसको हम हेक्सोन बोलेंगे। और अगर कोई ग्रुप बनता है 16 एलिमेंट्स का ग्रुप बनता है तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने रिड्यूस होंगे। अगर मान लो 2 टू दी पावर 1 है, 2 का पेयर बनता है तो यहाँ पे 1 वेरिएबल विल बी रिड्यूस्ड, इन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उसमें एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगर 4 एलिमेंट्स का ग्रुप बनता है जिसको क्वेड कहते हैं, तो यहां पे जो पावर में कितना है 2, इसमें 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, 2 वेरिएबल विल रिड्यूस इन द एक्सप्रेशन। अगर 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा तो 3 वेरिएबल विल रिड्यूस, और 16 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा तो 4 वेरिएबल विल रिड्यूस। तो ये ग्रुप हमें कैसे बनाने हैं इसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान, ये कितने वेरिएबल रिड्यूस होंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें पहले नोट कर लेना है कि कोई भी ग्रुप वो जो बनेगा वो या तो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रुप होगा। एलिमेंट्स कितने होंगे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, या तो एक एलिमेंट 2 टू दी पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट का ग्रुप बनेगा, या 2 एलिमेंट का, या 4 का, या फिर 8 का, या फिर 16 का। और जो ग्रुप बनेगा वो या तो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। तो ग्रुप विल बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ओके, तो या तो वर्टिकल ग्रुप हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले 2 वेरिएबल के मैप का। टू वेरिएबल के मैप, तो 2 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था। स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, 2 वेरिएबल और यहां पे 0 1 0 1। अब इसके अंदर एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स कैसे फिल करेंगे, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन होगा, उसके हिसाब से उसका जो आउटपुट आएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन ए और बी के अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो फिल करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, और उसका के मैप का आउटपुट क्या आएगा वो हमें चेक करना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, तो
ग्रुप जो बनेगा वो केवल वन का ग्रुप बनेगा। जहां जहां वन होंगे उन वन के बीच में ग्रुप बनेगा, जीरो ग्रुप में शामिल नहीं होगा, जीरो को ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पे एक और चीज मैंने बताई थी कि जो ग्रुप होगा वो या तो वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर मैं वर्टिकल ग्रुप की पहले तो बात करें एलिमेंट्स की, तो यहां पे 2 वेरिएबल के मैप है। 2 वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं? 4। तो 4 का ग्रुप तभी बनेगा जब चारों एलिमेंट कितने हो? 1। चारों एलिमेंट कितने हो? 1। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं ये एक एलिमेंट 0 है, तो 4 का ग्रुप तो बन नहीं सकता। इसके बाद इससे कम एलिमेंट्स कितने होंगे जिसका ग्रुप बनाया जा सकता है? तो वो 2 टू दी पावर कितने? 1। 2 टू दी पावर 1 की वैल्यू 2। तो 2 एलिमेंट का ग्रुप हम बना सकते हैं और दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1, तभी ग्रुप बनेगा। तो यहां पे 2 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे और दोनों एलिमेंट 1 होंगे, तो कौन सा ग्रुप बनेगा? एक तो ये बनेगा, और ये ग्रुप कैसा है? वर्टिकल ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है? हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। तो 2 ग्रुप यहां पे अलाउड है, ये दोनों पेयर्स होंगे। इस 1 का और इस 1 का ग्रुप अलाउ नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि या तो ग्रुप बनेगा वो वर्टिकल बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे तुम्हारे पास ये हमने ग्रुपिंग कर ली। इसके बाद इसका आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट कैसे लिखेंगे? y आउटपुट इज इक्वल टू, तो आउटपुट लिखने के लिए पहले ग्रुप के लिए चेक करेंगे। पहले ग्रुप के लिए हम ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए तो a की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 चेंज होगी। अगर a की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है तो इसको हम छोड़ देंगे। और b की वैल्यू इस ग्रुप के लिए क्या है? सेम है, कितनी? 0। तो क्या लिखेंगे? 0 को क्या लिखेंगे? b बार, क्योंकि ये b बार है और ये कितना? b। तो b बार, अब अगर b बार हमने यहां पे लिख दिया, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2, और ग्रुप कितने का बना? 2 एलिमेंट का। 2 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, तो यहां पे a नहीं आएगा, केवल b वाला पार्ट आएगा। ओके, इसके बाद अब इस ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे अगले ग्रुप पे। तो अगले ग्रुप पे जाने से पहले बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। इसके बाद इस ग्रुप के लिए देखें, इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या लिखेंगे? a बार। और b की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 1, तो b को छोड़ देंगे। इसका मतलब b रिड्यूस हो गया। तो अगर 2 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया, यहां पे हमने देखा। तो इसका आउटपुट कितना आएगा? b बार प्लस a बार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ले 2 वेरिएबल के मैप का। तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से ले लूं a b 0 1 0 1, तो यहां पे हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट 1 है, तो 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। और अगर सारे एलिमेंट किसी के मैप के 1 हो तो आउटपुट कितना? 1। तो y आउटपुट इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 1। यहां पे दोनों वेरिएबल रिड्यूस हो गए। 2 टू दी पावर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 ग्रुप में, तो 2 टू दी पावर 2 है। 2 एलिमेंट रिड्यूस, यानी दोनों एलिमेंट रिड्यूस हो जाएंगे। आउटपुट कितना आ रहा है? 1। ओके, इसके बाद और एग्जाम्पल अगर हम लें, इस तरीके से है, तो इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे? तो अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 वेरिएबल के मैप में? 4। अब यहाँ पे 4 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि 2 0 है बीच में, तो 0 को ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद उससे कम कितने वेरिएबल कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा? 2 का। तो या तो ग्रुप वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये ग्रुप 2 का बन नहीं सकता क्योंकि ये ग्रुप अलाउ नहीं है। ये ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एक 0 है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बन सकता, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बन सकता। तो 2 का कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इससे कम कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बन सकता है, तो 2 टू दी पावर 0 मीन्स 1। एक एलिमेंट का ग्रुप बन सकता है, तो यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा इस एलिमेंट का और दूसरा ग्रुप बनेगा इस एलिमेंट का। तो पहले इस एलिमेंट के लिए देखें, इस एलिमेंट के लिए a की वैल्यू कितनी? 0, b की वैल्यू कितनी? 0। तो कैसे लिखेंगे इसको? एसओपी फॉर्म में, मीन टर्म की फॉर्म में
ए बार डॉट बी बार, क्योंकि ये m0 है, m0 है तो ए बार डॉट बी बार। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में चले तो बीच में क्या आता है प्लस, और प्लस आ गया, इसके लिए क्या आएगा, ए की वैल्यू 1, ए यहाँ पे ए 1 है तो ए, यहाँ पे 1 है तो बी। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। और ये आउटपुट जो आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, देखो प्रोडक्ट का क्या है सम, तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसका आउटपुट आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि एसओपी फॉर्म में हम के मैप को सोल्व करना सीख रहे हैं। तो इसके बाद 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप पे डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।